तो फ्रेंड्स, ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल्स वाला, यानी कि जिसे कहा जाता है चतुर्भुज और वृत्त वाला, तो उसमें कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुई कि सर पता नहीं क्या बता रहे हो आप। तो चलिए एक बार फिर से मैं उस चैप्टर को रिपीट करने की कोशिश करता हूं। कुछ क्वेश्चंस मैंने किए थे, एक दो क्वेश्चंस आज उसके और ले लेंगे और फिर आज का ये वीडियो यहीं पर पूरा करेंगे। क्योंकि देखिए, अब आपका 2 वीडियो सुबह आएंगे, 2 वीडियो शाम को आएंगे, ठीक है। 6 या 7 दिन में आपका मैथ और साइंस का कॉन्सेप्ट मैं पूरा करूंगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि आपका जो चैप्टर चल रहा था क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल्स, तो हमने कल क्वाड्रिलेटरल के बारे में ऑलरेडी बात की थी, जिसे कहा जाता है चतुर्भुज। क्या कहा जाता है? चतुर्भुज। एवं सर्कल्स को कहा जाता है वृत्त, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात की थी और आज हम इसी क्वाड्रिलेटरल के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि भाई क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, यानी कि जो चतुर्भुज के बारे में, जिस चतुर्भुज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये खुद आखिर क्या होता है। तो सबसे पहली बात, कोई भी ऐसी आकृति, कोई भी ऐसा डायग्राम जिसमें 4 भुजाएं हो, चाहे वो चारों भुजाएं इक्वल हो, मतलब कि चाहे वो चारों भुजाएं बराबर हो या ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, मैंने इस लाइन पर एक लाइन खींची है, इस पर 2 खींची है, इस पर 3, इस पर 4, मतलब कि इनमें से एक भी साइड बराबर नहीं है। कई बार आपने देखा होगा इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, इसका मतलब इसकी चारों साइडें इक्वल है, यानी कि ये स्क्वायर है। कई बार आपने देखा होगा इस प्रकार से लिखा हुआ, मतलब कि ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है। ये जो इस प्रकार से हम ये करते हैं, इसका मतलब यही होता है। कई सारे बच्चों को शायद ये भी जानकारी नहीं थी। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल का सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि भाई जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी कि उसके पास 4 साइडें होती है। ओनली 4 साइड्स, ओनली 4 साइड्स एंड ओनली 4 साइड, मतलब कि ना तो 4 से ज्यादा होनी चाहिए, ना 4 से कम होनी चाहिए। तो हैव 4 साइड्स, 1 2 3 4। सेकंड प्रॉपर्टी, हैव 4 इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है आंतरिक कोण, यानी कि इसके पास 4 आंतरिक कोण होते हैं, 4 आंतरिक कोण होते हैं। ओके। थर्ड थिंग, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल के, यानी कि चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, चारों कोणों को अगर हम जोड़ दें, इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को, तो हमेशा उनका सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। इस चीज को याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये थी इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। ओके। अब चलिए इसकी चौथी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज आप लिख दीजिएगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी कहती है हैव ओनली, या फिर कह सकते हैं हैव एग्जैक्ट, हैव एग्जैक्ट 2 डायगोनल्स, हैव एग्जैक्ट 2 डायगोनल्स, यानी कि उसके पास बराबर 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण? 2 विकर्ण, 1 और 2।
तो कुल मिलाकर उसके पास 2 विकर्ण होते हैं, जिसे कहा जाता है डायगोनल। ये होती है 4 विशेषताएं, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल को हम कॉमन क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं, इसे हम नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं, और इसे हम रफ क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं? कॉमन क्वाड्रिलेटरल, रफ क्वाड्रिलेटरल एंड नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल। आप इसको कुछ भी क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों भुजा इक्वल नहीं होती है। ठीक है, अब चलिए, तो ये तो थी चतुर्भुज के बारे में बात, यानी उसको हम कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल की। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल को कितने भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं उसको हम कह सकते हैं पैरेलेलोग्राम। क्या कहा जाता है? पैरेलेलोग्राम, जिसको हिंदी में कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। पैरेलेलोग्राम, इसे हिंदी में कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। देखिएगा, कई बच्चे कह रहे हैं कि सर ये चैप्टर तो कल बता दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, एक बार फिर पढ़ लोगे तो कोई आप पिछला वाला भूल नहीं जाओगे। बार बार पढ़ना मतलब उस चीज को कंठस्थ कर लेना, मतलब कि एकदम परफेक्ट कर लेना। ठीक है, ये होता है पैरेललोग्राम एक। तो दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है रोम्बस। ये मैं बता रहा हूं कि कितने प्रकार के क्वाड्रिलेटरल बन सकते हैं। रोम्बस को कहा जाता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। तीसरे की हम बात करते हैं जिसको कहा जा सकता है स्क्वायर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं भाइयों? वर्ग। चौथे की हम बात करते हैं जिसे कहा जाता है रेक्टेंगल, जिसे हिंदी में कहा जाता है आयत। हिंदी पढ़ो या इंग्लिश पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ हमारे मन का वहम होता है कि भाई मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मेरे को ये इंग्लिश पल्ले पड़ेगी। नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, मुझे हिंदी नहीं आएगी, ऐसी कोई बात नहीं, ये हमारे मन का वहम होता है। मैं अभी आपको बता रहा हूं, मुझे हिंदी भी आती है और मैं इंग्लिश का तो हुई हूं वैसे, लेकिन मेरे को हिंदी भी थोड़ी बहुत अब मतलब आ रही है, तो वो कोई बात नहीं है कि आपको हिंदी इंग्लिश में कोई परेशानी होगी। रेक्टेंगल के बाद हम बात कर देते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, जिसे कहा जाता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। इसी प्रकार से हम छठा एक और ले लेते हैं जिसे कहा जाता है काइट। काइट को हम हिंदी में कह सकते हैं पतंग। इसी प्रकार से सातवां एक और है जो शायद मैं कल आपको बताना भूल गया था, उसे कहा जाता है, जो कि आपके वैसे तो इसके आगे आने वाला है, उसको कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहा जाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब ये क्या होता है? इसको हिंदी में कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहा जाता है? चक्रीय चतुर्भुज। ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर 7 जो शेप है वो हमारे पास हाल फिलहाल है। और 8वां शेप आप जानते हो, जो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, रफ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें क्या होता है? रफ यानी कि जो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो ये है 7 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल, जिसे हिंदी में कहा जाता है चतुर्भुज। तो आप एक बार इसको लिख लीजिए। अब चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलेलोग्राम की। ठीक है, पैरेलेलोग्राम। आज एक बार आप सही से इन सबको लिख लेना। पैरेलेलोग्राम, जिसे हिंदी में कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। देखिए, इसे हिंदी में कहा जाता है समांतर चतुर्भुज।
अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसके शेप की बात कर लेते हैं कि भाई ये दिखता कैसा है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से दिखता है। मान लीजिए ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज यानी कि एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी मतलब फर्स्ट जो इसकी विशेषता है वो क्या है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। सेकंड थिंग, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल का मतलब एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होगा, एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर होगा। ये चीज आप ध्यान रखना। ओके, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एंगल जो ए है वो एंगल सी के बराबर है और एंगल जो बी है वो एंगल डी के बराबर है। ओके, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि भाई ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में हम तीसरी बात करते हैं, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है उसके बारे में बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है कि भाई हैव टू डायगोनल्स। हैव टू डायगोनल्स मतलब कि इसके पास दो विकर्ण है। कितने विकर्ण है? दो। एक तो ए सी है और एक बी डी है। ए सी और बी डी। तो इस चीज के बारे में भी ध्यान रखना, जैसे कि ए सी एंड बी डी। चौथी बात क्या कहती है? चौथी बात यह कहती है कि भाई इंटरसेक्टिंग डायगोनल्स। इंटरसेक्टिंग डायगोनल्स या फिर कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग डायगोनल्स डिवाइड्स themselves in two equal parts। अब देखिए इनके जो इंटरसेक्टिंग होते हैं यानी कि ये डायगोनल यानी कि विकर्ण यहां से आ रहा है, दूसरा यहां पर आ रहा है, ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मैंने क्या लिखा कि भाई जो इंटरसेक्टिंग डायगोनल्स होते हैं वो अपने आप को दो बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब ये वाला जो है ये अपने आप को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ओ है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये यहां से लेकर ओ तक यानी कि ए ओ जो है वो ओ सी के बराबर होगा। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं ये ओ बी जो है या फिर बी ओ जो है, बी ओ जो है वो हमेशा ओ डी के बराबर होगा। इस प्रकार से ध्यान रखना आप कि किसी भी पैरेललोग्राम में इंटरसेक्टिंग डायगोनल्स जो होते हैं वो अपने आप को दो बराबर भागों में बांटते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि भाई ये और ये इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये और ये या फिर ये और ये इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, ये और ये इक्वल है, ये वाली और ये वाली इक्वल होते हैं। तो ये तो थी चार प्रॉपर्टीज। अब एक इसकी और प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको लिखवाता हूं, फिर आप इसको लिख देना। चलिए एक इसकी लास्ट एंड फाइनल पांचवी प्रॉपर्टी बता देते हैं। सॉरी, एक दो प्रॉपर्टी और है वैसे तो इसकी। ठीक है, चलिए यहीं पर बताते हैं आपको। अब देखिए पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है? इंटरसेक्टिंग डायगोनल्स
देखिए आपको अगर ये सारी प्रॉपर्टीज अगर याद है ना, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके सेकंड्स में होंगे, सेकंड्स, 5 सेकंड 15 सेकंड ऑटोमेटिक होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है इंटरसेक्टिंग डायगोनल्स। अब बच्चों को हैंडराइटिंग में दिक्कत होगी। इंटरसेक्टिंग diagonals, intersecting diagonals make for angles at point of intersection, point of intersection। मतलब कि जहां पर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पर ये दोनों 4 एंगल बनाते हैं। कितने एंगल बनाते हैं? 4 एंगल। देखिए 1 2 3 4, कितने बनाते हैं एंगल? 4 एंगल बनाते हैं। तो ये थी इसकी 5वीं प्रॉपर्टी। अब हम इसके 6th प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो मैं यहां प्रूफ पर लिखता हूं। आपने ये प्रॉपर्टीज लिख दी होगी। अब मैं इसके 6th प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं, 6th प्रॉपर्टी के बारे में। तो फिर देखिए इसकी 6th प्रॉपर्टी क्या कहती है? इंटरसेक्टिंग, या फिर यहां पर मैं लिख सकता हूं कि भाई एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओपोजिट एंगल्स, क्या लिखूंगा मैं यहां पर? ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यानी कि यहां पर जो ये 4 ये बन रहे हैं एंगल, 1 2 3 4, इनमें ओपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ओके, ये चीज। इसके बाद एक इसकी लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, 7वीं जो बचती है। 7वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है? एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन sum of 4 angles is always। यानी कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो 4 एंगल बन रहे हैं, 4 कोण जो बन रहे हैं, उनका जो सम होगा वो हमेशा 360 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से ये 7 प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो 7वीं प्रॉपर्टी है और ये जो 5वीं प्रॉपर्टी है, ये हर क्वाड्रिलेटरल में एक ही समान होती है। ये हर क्वाड्रिलेटरल में एक जैसी ही होती है। इस चीज को आप ध्यान में रखना कि भाई ये 5वीं प्रॉपर्टी और 7वीं प्रॉपर्टी, 5वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 4 कोण बनते हैं, तो वो तो हर क्वाड्रिलेटरल में बनते हैं। 7वीं क्या कहती है कि जो 4 कोण बनते हैं उनका जो सम है वो 360 होता है, तो वो तो हर क्वाड्रिलेटरल में होता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें आप को मैंने इसमें तो लिखवा दी है, लेकिन जो इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूं रोम्बस वगैरह, उसमें मैं आपको लिखवाऊंगा तो नहीं, लेकिन बता दूंगा। ठीक है, चलिए ये तो था पैरेललोग्राम। अब हम दूसरी बात कर देते हैं रोम्बस के बारे में फिर से, जिसे हिंदी में कहा जाता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज दिखने में होता है ऐसा। अब मान लीजिए ये ABCD एक रोम्बस है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जितनी भी इसकी भुजाएं होती हैं, साइड्स होती है, वो इक्वल होती हैं। तो ये इक्वल हो गई।
मतलब कि हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, सब के सब एक दूसरे के इक्वल है। सेकेंड थिंग, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, याद रखना इसमें सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स ही इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये चीज ध्यान रखना। ओके, कि ऑपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। तीसरी बात क्या कहते हैं कि इट्स हैव टू डायगोनल्स, ये तो हर क्वाड्रिलेटरल के पास होता है। चौथी बात क्या होती है इसकी कि जहां पर इसके दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर 4 कोण बनते हैं, 4 एंगल बनते हैं, तो वो तो हर क्वाड्रिलेटरल में होता है। पांचवी बात क्या कहते हैं हम कि जो वो 4 कोण बनते हैं, 4 जो एंगल बनते हैं, ये चारों एंगल जो है इनका जो सम है वो 360 डिग्री होता है, तो वो तो हर क्वाड्रिलेटरल में होता है। अब चलिए हमने 5 बातें तो कर ली। अब देखिए 5 बातें जो हमने की, उसके बाद हम 6th जो उसकी प्रॉपर्टी है, 6ठी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए ये 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है। ये कौन सी थी पहली यहां पर कि भाई इसके पास 2 डायगोनल्स होते हैं। दूसरी क्या थी कि जहां पर ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर 4 एंगल बनते हैं। पांचवी क्या थी कि जहां पर ये 4 एंगल बनते हैं, इन चारों एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। अब इसके बाद हम 6 जो उसकी है उसके बारे में बात कर देते हैं। 6th प्रॉपर्टी, अब देखिए इसकी 6th प्रॉपर्टी कहती है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ डायगोनल्स। ये चीज ध्यान रखना कि जहां पर ये दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। अब इसमें एक 7वां पॉइंट और आता है। 7वां पॉइंट और क्या आता है बताइए कि बोथ यहीं पर लिखवा देते हैं, ठीक है। मैं 7वां पॉइंट लिखवा रहा हूं, आप ये सारे पॉइंट आपने लिख दिए होंगे। 7वां पॉइंट क्या है? बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट, बोथ डायगोनल बाइसेक्ट their corresponding angles। मतलब कि बाइसेक्ट करने का मतलब 2 बराबर भागों में बांटना, यानी कि ये जो विकर्ण हैं, जो डायगोनल हैं, 1 है, ये इस जो एंगल डी है इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, यानी कि ये हो गया d/2 और ये भी हो गया d/2। इसी प्रकार से ये हो गया b/2 और ये भी हो गया b/2। इसी प्रकार से ये यहां पर काटता है c/2 और c/2, यहां पर ये a/2 और a/2, यानी कि 2 बराबर भागों में ये बांट देता है। किस में बांट देता है? रोम्बस में। लेकिन पैरेललोग्राम में ये नहीं बांटता, इस चीज को ध्यान रखना। 8वीं प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी जो कि मैंने अभी आपको पैरेललोग्राम में बताया उसमें भी होती है। क्या होती है कि भाई जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, कौन? डायगोनल्स, इंटरसेक्टिंग डायगोनल्स,
diagonals divides themselves into equal parts। मतलब कि मैंने पैरेललोग्राम वाला में भी मैं आपको बताया था कि जहां पर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं या फिर इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर ये दोनों एक दूसरे को दो बराबर इक्वल पार्ट्स में काट देते हैं। मतलब कि यहां पर ये काट रहे हैं तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये और ये इक्वल होगी। इस चीज को आप ध्यान में रखना। ये थी कुल 8 प्रॉपर्टी किसकी? रोम्बस की। अब चलिए हम रोम्बस के बाद बात कर लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल जिसको हिंदी में कहा जाता है आयत। अब देखिए रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल दिखने में होता है इस प्रकार का। मान लीजिए ये ABCD एक रेक्टेंगल है। अब यहां पर देखिए क्या होता है, इस रेक्टेंगल में हमेशा ध्यान रखना ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सबसे पहली बात आती है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। इसी प्रकार से दूसरी हम बात कर देते हैं ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल विद 90 डिग्री ईच। यानी कि जितने भी एंगल बनते हैं, यानी कि 4 एंगल बनते हैं, चारों के चारों एंगल इक्वल होते हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तीसरी बात क्या अच्छा तीसरी बात इसमें क्या आती है? देखिए इसमें रोम्बस वाली और पैरेललोग्राम वाली जो भी है चीजें वो तो आती है। इसके बाद हम कर देते हैं कि देखिए इसके पास भी 2 डायगोनल्स होते हैं। ये देखिए अब ये दोनों डायगोनल्स जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहां पर मान लीजिए इंटरसेक्ट किया O पर, तो फिर देखिए इंटरसेक्ट जहां पर कर रहे हैं वो वहां पर 4 एंगल बनाते हैं और यहां पर भी ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। याद रखना इंटरसेक्टिंग diagonals make for angles with opposite angles are equal। ध्यान रखना रेक्टेंगल में जहां पर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर वे 4 कोण बनाते हैं और वो चारों कोणों में ऑपोजिट जो एंगल होते हैं, एक दूसरे के जो विपरीत होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अब चलिए 3 तो मैंने ये आपको लिखवा दी। चौथी आपको जानते हो कि ये जो 4 यहां पर बनते हैं एंगल, इन चारों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री। ये तो हर क्वाड्रिलेटरल में होता है, आप लिख के रख लो, चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल में आपको बता रहा हूं। ओके, एक तो ये हो गया, ऑपोजिट हो गया इक्वल। एक जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी और मैं बता देता हूं। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई यहां पर जहां पर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वहां पर आप ध्यान रखना कि ये 2 बराबर भागों में बांटते हैं और चारों के चारों इक्वल होते हैं। ये आप खुद जानते हो इस वाले डायगोनल को 2 बराबर भागों में, यानी कि एक पार्ट ये हो गया यहां से लेकर यहां तक, दूसरा ये हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये चारों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये सभी के सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी कि अगर यहां पर पॉइंट O है तो AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD। इस चीज के बारे में ध्यान रखना, ये सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। चलिए अब हम बात कर देते हैं स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जो स्क्वायर होता है उस स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है। क्या होती है
कि भाई जो उसकी ऑपोजिट साइड्स होती है वो हमेशा इक्वल होती है। जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं उन सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल के पास 4 साइड्स होती हैं और 4 ही एंगल होते हैं। अब देखिए हम बात कर देते हैं स्क्वायर के बारे में, जिसे कहा जाता है वर्ग। अब स्क्वायर में मैंने बताया आपको कि चारों के चारों साइडें इक्वल होती हैं। मान लीजिए ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इसकी चारों साइडें इक्वल हो गई। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर इक्वल विद 90 डिग्री ईच। ध्यान रखना, जितने भी एंगल बनते हैं यानी कि 4 एंगल बनते हैं और चारों के चारों इक्वल यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, यह भी ध्यान रखना, डायगोनल्स जो होते हैं दोनों, वो डायगोनल्स जो होते हैं दोनों वो अपने करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं उनको दो इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। याद रखना क्या है, बोथ डायगोनल्स डिवाइड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन 2 इक्वल पार्ट्स। यानी कि वे जो दोनों डायगोनल होते हैं वे बाइसेक्टर का काम करते हैं। बाइसेक्टर का क्या होता है कि वो दो किसी भी, अगर मान लीजिए यहां पर एक है एंगल और ये इसकी, अगर मैं इसकी बात करूं कि मान लीजिए ये एक डायगोनल है तो ये दोनों बराबर भागों में बांटेगा, इस एंगल और इस एंगल को। इसी प्रकार से ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, मतलब कि 45 डिग्री के ईच होंगे। ये भी 45 का होगा, ये भी 45 का होगा, ये भी 45 का होगा, यहां पर भी ये भी 45 का होगा। तो 45 के सारे एंगल होंगे, ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो एंगल्स यहां पर बनते हैं, यहां पर जो एंगल्स बन रहे हैं ये, यानी कि जहां पर दोनों डायगोनल्स इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के बनते हैं। ये चीज रोम्बस में भी अप्लाई होती है, शायद मैं आपको बताना भूल गया। रोम्बस में आप एक और जोड़ देना कि रोम्बस में जहां पर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। इस चीज को ध्यान में रखना, यानी कि ये वाला एंगल भी 90 का होगा, ये वाला भी, यानी कि ये वाला 90 होगा, ये भी 90 और ये भी 90 का होगा। इसी प्रकार से और इसमें क्या बच गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, 90 डिग्री का कोण यहां पर बन रहा है और ये इनको 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। और ये सारी साइड्स इक्वल होती ही है, ये आप जानते ही हो, क्योंकि जहां पर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को काट रहे हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर वे अपने आप को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं। और ये पार्ट्स यानी कि जो 4 पार्ट बनते हैं, चारों पार्ट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो मान लीजिए ये पॉइंट O है, तो AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OD। ये यहां से लेकर यहां तक इक्वल होता है, इसके इक्वल ये भी होते हैं और ये भी होता है। ओके, चलिए ये था स्क्वायर। और रोम्बस वाले में आप एक चीज और नोट कर देना, मैंने आपको बता दिया कि जहां पर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर 90 डिग्री के 4 एंगल बनते हैं। ओके, चलिए रोम्बस हो गया। अब हम बात कर देते हैं ट्रेपेजियम के बारे में। किसके बारे में बात कर देते हैं, ट्रेपेजियम के बारे में। अब देखिए ट्रेपेजियम को कहा जाता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ये क्या होता है,
सबसे पहली प्रॉपर्टी, एट लीस्ट वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। याद रखना कि कम से कम एक ऐसा पेयर होना चाहिए जिसमें वो एक दूसरे के पैरेलल हो। पेयर का मतलब होता है दो, यानी कि कम से कम दो साइड्स ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे के पैरेलल हो। तो मान लीजिए ये एक ट्रेपेजियम है, तो इसमें आप ध्यान रखना, मान लीजिए ए बी सी डी, मैं इसका नाम देता हूं, तो हमेशा ए बी पैरेलल टू सी डी, ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। कम से कम एक पेयर तो ऐसा होना ही चाहिए जो एक दूसरे के पैरेलल हो। तो ये सबसे पहली इसकी कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इसके एक हाइट होती है, वो तो आप जानते हैं, वो तो किसी की भी होती है। तो जो हाइट होती है वो इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक की हाइट हो या फिर यहां से लेकर यहां तक की हाइट एक हाइट होती है। ओके, और इसमें क्या होता है, डायगोनल्स दो होते ही हैं, वो आप जानते ही हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें सबसे फर्स्ट यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कहें कि भाई कम से कम वन पेयर ऑफ साइड शुड बी पैरेलल। ओके, चलिए ये थी ट्रेपेजियम के बारे में बात। ट्रेपेजियम के बाद हमारे पास एक बात आती है, चलिए 6 नंबर बात कर लेते हैं काइट के बारे में, जिसे पतंग कहा जाता है। पतंग जो है ये दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। ये देखिए, अब इस पतंग में क्या होता है देखिएगा कि सबसे पहली प्रॉपर्टी, मान लीजिए मैं इस पतंग का नाम ए बी सी डी दे देता हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो एडजेसेंट साइड्स होती है, एडजेसेंट साइड्स वो इक्वल होती है। यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। एडजेसेंट साइड्स विल बी इक्वल। सेकंड थिंग, दूसरी बात इसकी एक और होती है, क्या होती है, वन पेयर ऑफ एंगल्स इज इक्वल। यानी कि या तो फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा या फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, कंफर्म है। मतलब कि यहां पर या तो ये एंगल, देखिए दोनों एक साथ इक्वल नहीं हो सकते, या तो फिर ये और ये एंगल इक्वल होगा या फिर ये और ये एंगल इक्वल होगा, या तो फिर एंगल ए और एंगल सी होगा इक्वल, या फिर एंगल डी और एंगल बी इक्वल होंगे, कोई ना कोई एक इक्वल होगा। ओके, तो ये होती है इसकी एक फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी। लास्ट हम बात कर लेते हैं, जो शायद हमने उसके बारे में कल भी बात नहीं की थी, उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सातवां जो है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। तो वो कैसा होता है, सर्किल बनाओ जिसे वृत्त कहा जाता है। आपके इसके बाद वाला जो आएगा वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, उस सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल को बनाना, चाहे वो कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं हमें नहीं पड़ता कि उसके कितने जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, कितनी साइड्स इक्वल होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लीजिए ये ए बी सी डी ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का नाम दे रहे हैं। तो देखिएगा इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, देखिए सबसे पहली कंडीशन याद रखना, सबसे पहली कंडीशन ओपोजिट एंगल्स, या फिर लिख सकते हो आप यहां पर सम ऑफ ओपोजिट एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। यानी कि जो ओपोजिट एंगल्स है, मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, मान लीजिए एंगल बी और एंगल डी को अगर मैं जोड़ूं तो हमेशा 180 आएगा। इसी प्रकार से मैं अगर
इस एंगल ए को और एंगल सी को अगर मैं जोड़ूं, एंगल ए प्लस एंगल सी को अगर जोड़ूं तो भी 180 डिग्री ही आएगा। तो ये एक होती है इसकी खास प्रॉपर्टी। ठीक है, खास प्रॉपर्टी इसकी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा जब उनको जोड़ा जाता है तो 180 डिग्री बन जाता है, और इसकी कोई समानता मेरे हिसाब से तो यहां पर नहीं दिखाई जा रही है। चलिए ओके, और एक अगर विशेषता अगर यहां पर अगर मैं लिख देता हूं, फिर भी अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इसमें कुछ एक्सटर्नल जो भी होते हैं, कौन होते हैं, एक्सटीरियर जो एंगल्स होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स का नाम आपने सुना होगा, एक्सटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनकी अगर बात करें तो वो यहां से, वैसे वो आपके जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा अगर आया तो आगे। ओके, तो ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब कल मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चंस किए थे, आज कुछ 1-2 क्वेश्चंस इस चैप्टर के बच जाते हैं, वो कर लेते हैं। कल हम इसके आगे वाला बात करने वाले हैं वृत्त के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो चलिए आज हम इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए जी, यहां पर देखिए एक क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द ट्रेपेजियम ABCD गिवन बिलो इज, यानी कि इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर इसका कोई रूल ही नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ट्रेपेजियम के बारे में सर ने कुछ एक ही चीज बताई कि चलो उसकी 2 साइडें पैरेलल होना चाहिए, लेकिन नहीं, ट्रेपेजियम के साथ साथ इसमें एक रूल फॉलो होता है, जो रूल मैं आपको पहले बता चुका हूं, लाइंस एंड वो वाला जो चैप्टर था आपके, उसमें मैंने क्या बताया, मान लीजिए 2 साइडें अगर एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उसमें से एक और लाइन हम कहते हैं, उसको कहा जाता है स्लैंट लाइन। क्या कहा जाता है, स्लैंट लाइन। अब ये जो स्लैंट लाइन होती है ये कई सारे काम कर जाती है। क्या कर जाती है कि जो अल्टरनेटिव, यहां पर देखिए करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग आर इक्वल, वो इक्वल होते हैं, हमेशा याद रखना। मतलब कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं इस एंगल की और इस एंगल की, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे यहां पर। इसी प्रकार से मैं यहां पर बात कर सकता हूं अल्टरनेटिंग एंगल, अल्टरनेटिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। इसी प्रकार से मैं तीसरी एक और बात कर सकता हूं यहां पर, वो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैं क्या कर सकता हूं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो ये 3 नियम मैं आपको लाइंस एंड ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में बता चुका हूं, तो ये तो आपको याद होने ही चाहिए। अब चलिए उसी से ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा। तो क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है हमें। ओके, इसका नाम दिया हुआ है ABCD। अब इस ABCD में देखिए आप, ये एंगल और ये एंगल हमें दिए हुए हैं x - 20 डिग्री, एंड देन ये वाला एंगल दिया हुआ है हमें x + 4 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें कई सारे चैप्टर्स का मेल मिलाप एक साथ है, क्योंकि इसमें लाइंस एंड वाला चैप्टर था वो भी है, और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती है आपकी वो भी इसमें साथ काम आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, वो सारे की सारी इसमें आती है। ओके, तो अब मैं दिखाता हूं कि देखिए, मान लीजिए आप इस साइड को थोड़ा सा और आगे लेके जाओ, और इसको भी थोड़ा सा और आगे लेके जाओ, और इस लाइन को थोड़ा सा पीछे लेकर ऊपर लेके जाओ, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, और ये हो गई स्लैंट लाइन। कौन सी लाइन हो गई, स्लैंट लाइन। ओके, अब यहां पर आप देखिए कि अगर हम
ये वाला जो है ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों एंगल यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये ऐसी आ रही लाइन, दोनों लाइनें पैरेलल। मैं आपको बता चुका हूं कि ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। इसी प्रकार से देखिए यहां पर ऊपर वाले की अगर हम बात करें, मान लीजिए इसकी बात ना करके ऊपर वाले की बात करें, तो भी ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। यहां पर भी वो कि वो नियम है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ओके, तो ये एंगल कितना होगा? क्योंकि पूरा जो होता है, अगर मैं इस पूरे की बात करूं, यहां से लेकर ये एंगल और ये एंगल कुल मिलाकर कितना होगा? 180 का होगा। ये तो आप जानते हो, क्योंकि एक स्ट्रेट जो होती है लाइन वो हमेशा 180 की होती है। तो ये होगी स्ट्रेट लाइन और इसको इसने दो बराबर भागों में बांटा है, सॉरी दो भागों में इसको यहां पर बांट दिया है। तो ये वाला एंगल अगर हमें x - 20 दिया हुआ है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 120 माइनस x - 20 डिग्री। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला एंगल हमें मिल गया और ये वाला एंगल है x + 40। तो अब यहां पर हम इक्वेशन लिख सकते हैं, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं 180 माइनस x - 20 इज इक्वल टू x + 40, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब देखिए 180 यहां पर x है, अगर हम इस कोष्टक को खोल लें तो ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाता है। तो ये 180 और 20 कितने हो गए? 200। तो 200 माइनस x इज इक्वल टू x + 40। इस 40 को इस साइड लेके आओ, इस x को इस साइड लेके जाओ। अब देखिए इस 200 में से इस 40 को माइनस किया, क्योंकि ये यहां पर पॉजिटिव है तो वहां पर आकर माइनस हो गया, इज इक्वल टू x। ये x यहां पर माइनस में है, वहां जाकर पॉजिटिव में हो गया। कुल मिलाकर कितना बचा? 160 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 160/2 यानी कि 80 डिग्री या फिर 80। ओके, कुछ भी मान लो। तो ये आपका होगा आंसर। चलिए, तो आज आपका ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर तो पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक आपका एक कॉन्सेप्ट पूरा हुआ है जिसको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्कल्स के बारे में। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक कर दो। ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद।